हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्ध विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं मथुरा हूँ के स्पेशल शो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, मैं चाहता हूँ हमारे आदरणीय, हमारे सबसे वरिष्ठ कवि आदरणीय प्रदीप चौबे जी पढ़ें। उससे पहले देश का ये लाडला गीतकार जो खुद इस कार्यक्रम का इतना अच्छा संचालन कर रहा है, भाई डॉक्टर विष्णु सक्सेना, मैं चाहता हूँ हम उनको ज़रूर सुने। आप जोरदार, मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ, आप ये ब्रज क्षेत्र है, आप जानते हैं कि मेरे से ज़्यादा आप उनके बारे में जानते हैं। आप बहुत बहुत जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें आदरणीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना। मैं ईश्वरवादी बहुत हूँ, ईश्वर को बहुत मानता हूँ, इसलिए 4 पंक्ति ईश्वर के चरणों में निवेदन करता हूँ। दिल बीमार सही हो वो दुआएं दे दे, दिले बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। प्रदीप जी जितने बड़े हास्य के कवि हैं उतने बड़े गज़लकार भी हैं, गज़ल में भी उनका बहुत बड़ा दखल है, इसलिए उन्होंने मेरे इस मुक्तक पे मुझे दाद दी है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रदीप जी जैसे बड़े कवि के मुँह से अगर मुझ जैसे छोटे से कवि के लिए दाद मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने निवेदन किया, मैं पहली 4 पंक्तियाँ ईश्वर के चरणों में निवेदन करता हूँ, मैंने कर दी। दूसरी 4 पंक्तियाँ आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप हमें तारीफ़ें देते हैं, दाद देते हैं, प्रशंसाएं देते हैं, तो हम कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं और सुना देते हैं। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहा ले मुझको।
आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। दुआएं चाहिए आपकी। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। आज इस कवि सम्मेलन का जितनी हमारी टेक्निकल टीम है, इस पूरी की पूरी टेक्निकल टीम ने पूरे कवि सम्मेलन का इतना आनंद लिया है। मैं देख रहा था उनको, सब हंस रहे थे, सब लुत्फ ले रहे थे कविता का। बहुत कम ऐसा होता है कि ये बड़े रूखे लोग होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कविता एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति के अंदर रस जगा देती है। मैं एक मुक्तक और पढ़ता हूँ मेरे दोस्तों। ये मुक्तक मैंने अपने महबूब के लिए लिखा था। मेरे महबूब में कितना इंटरेस्ट है आपको। लेकिन मेरे दोस्तों, जब मैंने ये मुक्तक लिखा और एक जगह पढ़ा तो मेरे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपालदास नीरज जी ने कहा कि विष्णु, तुमने लिखा भले ही किसी के लिए हो, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। तो वो खुशबूदार सूफियाना मुक्तक आपको सुनाता हूँ। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात करेला कर दे। चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए मुझे। गम के मरुथल में भी बरसात करेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा गीत निवेदन करता हूँ और हमारे इस चैनल के नियो न्यूज़ चैनल के CEO कैलाश गुप्ता साहब और उनकी पूरी टीम के खूबसूरत इस प्रयास से ये कवि सम्मेलन आपके बीच में रखा गया है। मैं एक गीत छोटा सा निवेदन करता हूँ और एक पूरा का पूरा गीत प्रश्न और उत्तरों का खेल है। उसमें पहली पंक्ति में प्रश्न, उसकी दूसरी पंक्ति में उसका उत्तर है। ये वो गीत आपको सुना रहा हूँ मैं, जो इसी सत्र से महाराष्ट्र बोर्ड में मेरा ये गीत लगा है, 7वीं क्लास में पढ़ाया जाएगा। वो गीत आपको सुनाता हूँ। हर उत्तर पर आपकी दाद चाहिए। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूलों का जवाब चाहिए, सुनाता हूँ आपको और आपकी दाद भी मांगता हूँ। कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में, फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, बन सुनेगा, प्यार जिससे करो डूब कर के करो, एक ना एक दिन तुम्हें यार मिल जाएगा। देखिए, चाहे सांसारिक प्रेम हो चाहे आध्यात्मिक प्रेम हो, सबके लिए नियम एक जैसे हैं। कबीरदास जी ने भगवान को यार कह के बुलाया है, मैं भी वही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्यार जिससे करो डूब कर के करो, एक ना एक दिन तुम्हें यार मिल जाएगा। खिड़कियाँ झिड़कियाँ सिसकियाँ हिचकियाँ, सारे सपनों का संसार मिल जाएगा। और एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। पेड़ों का जवाब सुनना,
मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख। बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। गीत की अंतिम पंक्तियाँ पढ़ता हूँ मेरे दोस्त। मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, उनको सौंपता हूँ। जिंदगी उसकी बेरंग हो जाएगी, रंग फूलों से जिसने चुराया नहीं। मेरे बच्चों, ये नेचर आपको बहुत सिखाती है, सीखिए इस नेचर से। बिखरे पड़े हैं सारे के सारे रंग। जिंदगी उसकी बेरंग हो जाएगी, रंग फूलों से जिसने चुराया नहीं। वो रहेगा सुखी जिसने मेहमान का अपने घर में कभी दिल दुखाया नहीं। वो रहेगा सुखी जिसने मेहमान का अपने घर में कभी दिल दुखाया नहीं। और एक दिन मैंने मंदिर में पूछा प्रभु, अब भगवान से सीधी टॉक हो रही है मेरी। एक दिन मैंने मंदिर में पूछा प्रभु, आपसे भी बड़ा कौन कलिकाल में। हे प्रभु, इस कलयुग में आपसे बड़ा कौन है। अब प्रभु जवाब देते हैं। एक दिन मैंने मंदिर में पूछा प्रभु, आपसे भी बड़ा कौन कलिकाल में। बोले माँ बाप से है न कोई बड़ा। बोले माँ बाप से है न कोई बड़ा। सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। मेरे बहुत सारे श्रोता, जब पीछे मैं था तो बहुत सारे श्रोता इस गीत को सुनने के लिए तैयार थे कि हम उस गीत को सुनने आए हैं। मैं वो गीत आपको सुना देता हूँ। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम। आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम। और पावन सा कर दो शहर ये मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए। बंद पड़ता हूँ। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। डगमगाते डगों से न नापो डगर। शुक्रिया। डगमगाते डगों से न नापो डगर। देखिए बहुत नाजुक जिगर है मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा।
दोस्तों अगले बंद में एक प्रतीक का प्रयोग किया है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हिंदी साहित्य में ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन मेरे बड़े कवियों ने कहा कि काम ठीक ठीक हो गया है, तो आपको सुनाने का साहस करता हूँ। बस मुझे दुआएं देते रहिए, मैं पढ़ता हूँ। जो भी कहना है कहे झील सा मेरा मन, एक हलचल भरी नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। मेरे गोवर्धन के प्यारे दोस्तों, अगली पंक्ति मुझे आपकी दाद मांगती है। झील सा मेरा मन, एक हलचल भरी नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। घर के गमलों में जो नाग भनिया लगी, फेंकिए रात रानी लगा लीजिए। जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता। रात काली है लंबा, सफ़र है मेरा थाल, पूजा का लेकर चले आइए। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि छोटे से अतना से गीतकार का आपने इतना स्वागत कर दिया। 2 गीत आपने सुन लिए। मैं उस जगह खड़े होकर इन सबको बुला रहा था, इन लोगों ने भी मुझे बुला लिया। इन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कहीं जाइएगा मत, हम थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं आपसे बात करने। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन, और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्धि विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता गोवर्धन रोड, मथुरा, और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता, और श्री ग्रुप मथुरा। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। वेलकम बैक। तो आइए, मेरी कविताओं के बाद हम प्रदीप चौबे जी को इस माइक पर आमंत्रित करते हैं। प्रदीप चौबे जी ग्वालियर से हमारे बीच में आते हैं और हिंदुस्तान के बहुत बड़े हास्य के कवि हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हास्य ही लिखा और किसके अलावा कुछ नहीं लिखा। हास्य के माध्यमों से अपने आपकी ज़िंदगी के तनाव उन्होंने दूर किए। तो हम प्रदीप चौबे जी को आमंत्रित करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। उन्होंने कहा कि अब आपके सामने कार्यक्रम के शिखर पुरुष, शिखर कवि आ रहे हैं कलश रखने की। जी जी। मैं कलश नहीं ही, उस समय मैं अपने आप को कलेश महसूस कर रहा हूँ। आखिरी कवि कलेश में रहता है। बात से बात निकालते हैं, वो भी बात निकालते हैं, मैं भी निकाल देता हूँ। हम हाथरे से कभी बात से बात निकालने का काम करते हैं। एक और अच्छी बात कही कि चौबे जी गणेश के अवतार हैं। गणेश जी के कितने बुरे दिन हैं कि सबसे आखिरी में उन्हीं का नंबर रखना है। अब गणेश जी कह जाए तो ठीक है भाई, गणेश जी आपके सामने खड़े हैं और उनकी सवारी दूसरे माइक पर बैठी है। वाह। और ये गणेश जी की कृपा है कि वो सवारी पे नहीं बैठे हैं, वरना जो सवारी अभी तक है वो कभी की थी हो जाती। सताता है क्या क्या मुझे दर्द घुटना, सताता है क्या क्या मुझे दर्द घुटना, जो एक बार बैठूं तो मुश्किल है उठना। वाह। विष्णु सक्सेना ने गा दिया तो बहुत अच्छा गाया, लेकिन इससे मेरा मन खराब हो गया। क्यों भाई साहब? या ऐसा अक्सर हो जाता है, मेरा नंबर आने के पहले उसको गवा देते हैं तो मैं अपनी जवानी के दिनों में पहुंच जाता हूँ। ओह हाँ साहब, जवानी के ज़माने में मैं ऐसा गाता था कि कॉलेज के कंपटीशन में मुझे एक ही गाने पे 2 मेडल मिले।
पहला मेडल छोटा मिला, दूसरा बड़ा मिला, एक ही गाने पे। पहला मेडल गाना शुरू करने के लिए मिला और दूसरा तत्काल बंद कर देने के लिए। तत्काल। तो मैं दुर्घटनाओं का कवि हूँ। प्रिया जी आप इनको बिठा दीजिए, बिठा दीजिए। इनका ध्यान आपकी तरफ है, मेरा उनकी तरफ है। सारी बातें आप ही कर लोगे तो उनसे हम कब करेंगे? आप लोग तालियां मत बजाइए। मैं मंच के कवियों से बहुत नाराज हूं। इस मंच के कवि से नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मंच के कवियों से नाराज हूं। 3/4 तालियां बजती हैं, 1/4 कविता होती है जी। पूरे समय देखिए तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, हर कवि कहता है। मैं कभी ताली नहीं बजवाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस देश के लोग ताली बजाने वाले हो जाए। मैं नहीं चाहता। आप लोग तो, मैं तो कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ। आप लोग तो काफ़ी है संख्या में। मैं तो वो कॉन्फिडेंस वाला हूँ कि एक भी समझदार सामने बैठा हो तो पूरी रात में अकेले निकाल देता हूँ जी। अभी बरेली उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम था, 60,000 आदमी पंडाल में था और 60 कवि मंच पर थे। अब मेरा नंबर तो आखिरी में आता है जी। तो रात के 8 बजे शुरू होने वाले प्रोग्राम में जब मेरा नंबर माइक पर आया तो सुबह के 4 बज रहे थे और पंडाल में केवल 2 लोग बचे थे, एक सुनने वाला, दूसरा सुनाने वाला। कोई और होता तो बेहोश हो जाता, लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंस वाला हूँ। मैं नहीं घबराया और मैंने एकमात्र श्रोता से अपना काम चलाया। मैंने कहा आप जरूर मेरे लिए बैठे हैं। वो बोला नहीं, आपके बाद मेरा नंबर है। वाह वाह। भ्रम दूर हो गया। मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस समझता था, लेकिन वो तो मेरा भी बाप निकला। उसका नाम ओवर कॉन्फिडेंस था। हाथ से कभी से तो लोग मजाक ही करते। एक तो कुर्सी लगा दी, बोले बैठ के पढ़िए। तो अगले ने छेड़ जानी, बोले लेट के भी पढ़ सकते हैं। माइक ठीक कर देना। मैं कहा लेटूंगा तो 4 लोग लगेंगे ले जाने के लिए। जी। मुझे याद है कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी। सामने बैठा है कि VIP चल बसा। लंबी कविता से वो लंबा ही हो गया। तो कवि पे हत्या का मुकदमा चला। जज ने कहा कि तुम्हारी कविता से एक आदमी की हत्या हुई है, तुमको फांसी होगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। कवि बोला साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप ये मत सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये सुनना कि मैं कैसे कह रहा हूँ। साली ने जीजा से कहा जी। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। ये प्रदीप जी का रंग है। आनंद दीजिए। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। और जरा सा आपका इम्तहान लेता हूँ, मेरी बातचीत में देखिए कहाँ से कैसी बातें निकालने की कोशिश करता हूँ जी। एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था जी। एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था। क्या सुंदरता थी! आधे घंटे तक मैं ही हंसता रहा। सुंदरता भी हंसा सकती है अगर वो हिंदुस्तान की हो। मजा लीजिए, किताब में लिखा हुआ था कि उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। क्या सुंदर। ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं है, बात को सुनने की जरूरत है। बहुत अच्छा। उस सुंदर स्त्री की, सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। और एक सुन लीजिए प्रिया जी, आपको भी पसंद आएगा। एक किताब में पढ़ा कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो, बिल्कुल, अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है या पत्नी नहीं है। धीरे धीरे पहुंचूंगा मैं, धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा आप। अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है या फिर पत्नी नहीं है। बात भी सही है, अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा कौन खोलता है? और असली बात तो यह है कि अपनी पत्नी के साथ कार में जाता ही कौन है। धीरे धीरे प्रश्न खोलता हूँ जी। आदमी तो आदमी साहब, शब्द भी अपना चरित्र बदल लेते हैं। जी दादू। आदमी तो बदनाम है ही चरित्र बदलने के लिए, मगर शब्द भी इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि अपना चरित्र बदल लेते हैं।
या अशोक सुंदरानी ने मुझसे पूछा कि दादा संता और बनता में आपस में क्या रिलेशन है, ये दोनों हमेशा एक जगह मिलते हैं। मैंने कहा बड़ा गहरा रिलेशन है संता बनता में। बोले क्या? मैं कहा बेसन और पकौड़े का। बोले क्या मतलब? मैं कहा देख भाई, अगर बेसन नहीं संता तो पकौड़ा कैसे बनता? ये है संता बनता, ये खोज है हमारे प्रदीप। अगर बेसन नहीं संता तो पकौड़ा कैसे बनता? एक कृषि ने सवाल किया, एक कृषि ने जवाब दिया, बात तो हो गई। ऐसी बातें निकलती हैं। लेकिन ये तो संता बनता का मामला था। मैं आपको एक बहुत निहायत डेलिकेट शब्द से मिलाता हूँ, उसने भी अपना कैरेक्टर बदला, और वो शब्द है भाई, ब्रदर। भाई तक ने मौका दे करके, भाई जैसे शब्द ने भी मौका दे के अपना चरित्र बदल लिया। मैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ था, गाड़ी का इंतजार कर रहा था। एक सीन मैंने देखा, एक कॉलेज का लड़का, उसकी सहेली साथ में, उसी कॉलेज की क्लासमेट, दोनों यंग बिंदास प्लेटफॉर्म पे खूब हंसी मजाक कर रहे, खूब मज़े में। मैं देख के बड़ा खुश हुआ कि चलो नई पीढ़ी कितनी बिंदास है। मैं खुश था। लेकिन मेरे बगल में दो बुढ़े खड़े हुए थे, वो उनकी हरकतों से कुंठित थे। तो एक बुढ़े ने दूसरे बुढ़े से पूछा, क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? असल में वो ये चाहता था कि वो भाई ही निकले, उससे उसका सुख नहीं देखा जा रहा था। बूढ़ों से नौजवानों का सुख नहीं देखा जाता। तो कुंठित बूढ़े ने दूसरे बूढ़े से पूछा कि क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? तो दूसरा बुढ़ा बोला, नहीं, वो लड़की उस लड़के को भाई है। वाह 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 प्रदीप जी, वाह वाह, ये आप ही कह सकते हैं जी। बड़े दृश्य हैं साहब, हर आदमी अपने ढंग से बात कहता है। अशोक सुंदरानी को कुछ और दिखता है, महेंद्र अजनबी को कुछ और दिखता है, मुझे भी कुछ और दिखता है, लेकिन हम सब लोगों को दिखता एक ही है, वो समाज है और समाज की घटनाएं हैं। अभी कुछ दिनों से मैं अपने पैरों से लाचार हूँ, मगर ऐसा लाचार भी नहीं हूँ कि कहीं जा नहीं सकूँ। जाता हूँ, लोग बुलाते हैं तो जाता हूँ, फिर लोगों की हालत जो भी होती हो लेकिन हिम्मत वाला हूँ साहब मैं। मेरे पास में दिल विल नहीं है, मेरे पास में कलेजा है। डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने कहा चौबे जी घबराने की बात नहीं है, आपका माइनर ऑपरेशन होगा, पैर का माइनर। मैंने कहा रहने दे यार डॉक्टर, माइनर मेजर ऑपरेशन तो ऑपरेशन है, डर तो हर एक को लगता है। तो मुझसे बोला कि क्या डर लग रहा है तुमको? मैं कहा हाँ डर तो लग रहा है डॉक्टर साहब, मेरी ज़िंदगी का पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर बोला मेरी ज़िंदगी का भी ये पहला ही ऑपरेशन है। देखो मैं तो नहीं डर रहा। मैंने कहा तू कर रहा है, मैं करवा रहा हूँ। लेकिन हम जैसे सिरफिरों को कुछ न कुछ हमेशा देखने को मिल जाता है। उस ऑपरेशन थिएटर में एक सीन देखा मैंने, आप भी मजा लीजिए, बड़ा अजीब व गरीब सीन था। डॉक्टर मेरे सिरहाने खड़ा था, मैं पड़ा था, और दूर कोने में एक नर्स खड़ी हुई थी, सिस्टर, हाथ में फूलमाला लिए हुए। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये फूलमाला लिए नर्स क्यों खड़ी है? तो डॉक्टर ने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला ऑपरेशन है जी। अगर ये सफल हो गया तो ये मेरे गले में पड़ेगा, वरना आपके ऊपर डलेगा। आप लोग तालियां बजाते हैं, मैं अपना सिर पीटता हूँ, ये मुसीबत हो जाती है। आइए थोड़ा सा और सुनाने की इसमें हूँ मैं। मेरे संग बड़ी दिक्कतें हैं, मैं गंभीर आदमी हूँ, लेकिन कोई मेरे को सीरियसली लेता नहीं है। अभी वर्ल्ड डॉक्टर डे था, सुनने लायक बात है ये जी। अभी वर्ल्ड डॉक्टर डे था, तो ग्वालियर के डॉक्टरों ने मेरे को बुलाया, बोले चौबे जी हमने पब्लिक को बुलाया हुआ है, आप हमारी ओर से आप भाषण दीजिए। जनता का आजकल हमसे बड़ा गुस्सा चल रहा है, लोग हमें पैसा खोर डॉक्टर समझते हैं, आप इनकी भ्रांति दूर करिए, हमारी इमेज अच्छी बना दीजिए। मैंने बना दी। मैंने लोगों से कहा कि भाई और बहनों, डॉक्टर धरती पे भगवान का अवतार है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये सोच के जाना कि भगवान के पास जा रहे हैं। मैंने बात तो अच्छी की, आपने ताली बजा के मोहर लगा दी, वहाँ भी लोगों ने काफ़ी ताली बजाई, मगर डॉक्टरों ने अकेले में मुझको बजाया। बोले हमारे बारे में ऐसा कह रहा था। मैंने कहा मैं तो ठीक ही कह रहा था भाई साहब, लेकिन असली बात जो लोग आपके बारे में कहते हैं वो भी सुन लीजिए। डॉक्टर आपके पीठ पीछे कहते हैं कि जब भगवान आदमी से नाराज़ होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर आदमी से नाराज़ होता है तो भगवान के पास भेज। वाह वाह। मैं तो मैं ज़रा दुबला पतला हो गया हूँ, दुबला क्या पतला ही हो गया हूँ जी। लेकिन जिन दिनों मैं काफ़ी मोटा था
मेरा हाल कुछ और था। लोग मेरे मोटापे पे हंसते थे और मैंने अपने घर में जो कुत्ते पाल रखे थे वो भी साले मोटे ही थे। दुर्घटना तो हो गई। मैंने अपने गेट पे बोर्ड लगा दिया, मोटे कुत्ते से सावधान। अब हर आने वाला मेरे को अतिरिक्त आदर की निगाह से देखने लगा। एक ने सीधे ही पूछ लिया, आप ही हैं क्या? जी मैं आया काट खाऊं, लेकिन मैं चुप रह गया। ये अपमान तो मैंने सह लिया। लेकिन हफ्ते भर के बाद में मैं अपने कुत्तों के लिए अंडे खरीदने के लिए गया तो मैंने अंडे वाले से एक बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा। मैंने उससे पूछा कि आपने ये अंडे कैसे दिए? जैसे अपन पूछते हैं आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दिए, उसी लपेट में मैंने पूछा कि आपने ये अंडे कैसे दिए? तो बोला कि आप भाव पूछ रहे हो कि तरीका? मैंने कहा भाव बता दे, तरीका तू जान, इंडस्ट्री तेरी है कि मेरी है? वो कोई बात नहीं, मुझसे मिलते ही लोगों का कैरेक्टर ख़राब होने लगता है। मेरा बेटा ख़राब अंडे खरीद लाया, वापस करने में गया, दुकान पर एक नौजवान बैठा था तो मैंने उससे पूछ लिया कि अंडे आपने दिए थे? वो बोला कितने बजे की बात है? मैंने कहा अंडे भी घड़ी देख के देता है क्या? बोला नहीं। बोले कितने बजे की बात है? मैंने कहा 12 बजे की होगी। वो बोला उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे। ओहो वाह, 12 बजे रोज़ वही देते हैं। और मैंने कहा, बोले मैं तो 8 बजे दे के निकल देता हूँ। मैं कहा आप दोनों बाप बेटे के अंडे ही देते रहते हैं? वो बोला खानदानी बिजनेस है, बाबा तो बेहतरीन अंडे देते थे। और हमारे बच्चे अगर संडे को क्रिकेट न खेले तो वो भी बारी बारी से दे देते हैं। हाथ से कभी कोई मुसीबत है। आइए मैं समापन की ओर ले जाता हूँ आपको। मैं भी आराम करना चाहता हूँ और आप लोग को चाहते ही हैं क्योंकि थके हुए हैं। आपको मैं टेक्नोलॉजी से जोड़ता हूँ। टेक्नोलॉजी से नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान को जोड़े हुए हैं, जो हमारे लिए खुशी की बात है। असल में टेक्नोलॉजी हमें दुनिया से कंपटीशन करवा सकती है, तभी जा सकते हैं। और कुछ तो टेक्नोलॉजी इतनी शानदार है कि काबिल दाद है। ये ऑनलाइन सर्विस जो घर घर पहुंच गई है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। आप एक फ़ोन करो, सामान आपके घर में आ जाएगा। अभी हम दोनों पति पत्नी की शादी की पुण्यतिथि थी, इसमें हंसने की क्या बात है? शादी करना पुण्य का काम माना गया है। हम दोनों ने पुण्य किया। पुण्य तो एक बार किया, तिथि साली हर साल आ जाती है। साल की रहती शादी की तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं बाजार जाता हूँ और 1 किलो बूंदी के लड्डू ले आता हूँ। तो बीवी बोली कोई ज़रूरत नहीं है, दुकान का नंबर पड़ा मेरी डायरी में लिखा हुआ है, ऑनलाइन सर्विस मिलेगी, आप फ़ोन करिए लड्डू घर पे आ जाएंगे। तो मैंने नंबर मिलाया साहब, अब मेरी जान के लाले पड़ गए। मैंने नंबर घुमाया तो वहाँ से आवाज़ आई कि मिठाई की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आपका स्वागत है, मिठाई के लिए 1 दबाइए, मिठाई के लिए 1 दबाइए, रेवड़ी के लिए 2 दबाइए, नमकीन के लिए 3 दबाइए। तो मेरे को मिठाई लेनी थी, मैंने 1 दबा दिया। लड्डू के लिए 1 दबाइए, हलवे के लिए 2 दबाइए, रबड़ी के लिए 3 दबाइए। तो मेरे को तो लड्डू लेने थे, मैंने 1 दबा दिया। बूंदी के लड्डू के लिए 1 दबाइए। अगले ने कहानी शुरू कर दी। बूंदी के लड्डू के लिए 1 दबाइए, खोए के लड्डू के लिए 2 दबाइए, बेसन के लड्डू के लिए 3 दबाइए। तो मेरे को बूंदी के लड्डू लेने थे, मैंने 1 दबा दिया। 1 किलो लड्डू के लिए 1 दबाइए, 2 किलो बूंदी के लड्डू के लिए 2 दबाइए, 5 किलो के लिए 4 दबाइए, 50 किलो के लिए 6 दबाइए। मेरा माथा घूम गया सुनते सुनते। तो गलती में मुझसे 50 किलो का बटन दब गया। अब मैं घबराया, मैंने कहा मर गए, अब तो 50 किलो लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने वही किया जो कोई भी मथुरा वाला करता, मैंने फ़ोन काट दिया। लेकिन सामने वाले ने पीछा नहीं छोड़ा, फिर आ गया फ़ोन, आपके इस नंबर से हमें 50 किलो लड्डू का ऑर्डर मिला है, पता लिखाइए कहाँ भेजना है। मैंने कहा भाई साहब इस नंबर से मैंने तो फ़ोन किया नहीं, हम लोग घर में 15 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए। खोपड़ी तो हमारी भी काम करती है। मुझे पता नहीं कि उसने 15 तक दबाया कि नहीं दबाया। मैं तो चुपचाप अपने घर से निकला और बगल के हलवाई के यहाँ से 1 किलो बूंदी के लड्डू ले आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे मंच के सबसे बड़े कवि प्रदीप चौबे जी। अंतिम प्रस्तुति के बाद हम आपसे विदा लेते हैं। बलवीर सिंह रंग की 4 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो सुलझाए नहीं जाते, कई उत्तर भी ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते। बनाना चाहता हूँ स्वर्ग तक सोपान सपनों का, मगर चादर से ज़्यादा पाँव फैलाए नहीं जाते।
और इसके बाद मैं माइक देता हूँ योगेश खत्री के हाथ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मथुरा हूँ के गोवर्धन स्पेशल में आप देख रहे थे कवि सम्मेलन, और जो कवि यहाँ पर आए हुए थे उनको आप सुन रहे थे। किसी कवि ने गुदगुदाया तो किसी ने हृदय को छुआ, और बहुत कुछ यहाँ पर हुआ। मुझे भी कुछ पंक्तियाँ याद आ रही थी। तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, मैं तो ताजमहल बनवा देता मुमताज नहीं मिलती। आप सभी कवि गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।